Good morning, all of you. Today we shall the chapter 15a, History. The name of the chapter is Regional Kingdoms First. हिस्ट्री में हम लोग लेसन 14 चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम लोग लेसन 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है रीजनल किंगडम, क्षेत्रीय साम्राज्य। ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड many dynasties ruled India. There were frequent wars among the kingdom of both North India and South India. This led to the frequent rise and fall of the kingdoms. Let us study about these regional kingdoms by dividing them into three regions: North India, the Deccan and South India. अर्ली मेडिवल पीरियड यानी पूर्व मध्य काल के दरमियान कई ऐसे डायनास्टी भारत में शासन किए थे। उनमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों राज्यों के साम्राज्यों के बीच में कंटिन्यू लड़ाई हुई थी। अब हम लोग इस क्षेत्रीय साम्राज्य को तीन क्षेत्रों में बांटकर पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉर्थ इंडिया, दक्कन एंड साउथ इंडिया। पहला आता है नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। प्राचीन काल में कई ऐसे राजाएं थे जिन्होंने पूरे भारत को एक साम्राज्य के अंदर यूनिट करने का प्रयास किया, किंतु द अटेम्प्ट्स डिड नॉट बियर एनी सस्टेनेबल रिजल्ट। परिणाम क्या होगा? जितने भी प्रयास किए गए सब किसी का सस्टेनेबल रिजल्ट प्राप्त हुआ। प्राचीन काल का सबसे अंतिम राजा हर्षवर्धन था। उसने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था जिसकी राजधानी थी कनौज। उसके मृत्यु के बाद भारत में डिसऑर्डर और डिसयूनिटी यानी कि अवज्ञा और अनेकता के बीच में प्लांजेट हुआ। कोई मानने वाला नहीं था, जिसका परिणाम हुआ कि उसके ऑर्डर को भी नहीं माना जाता था और जहाँ एकता थी उसमें भी विध्वंस होने लगा। विभिन्न प्रकार के राजाओं ने साम्राज्य को फिर से प्रयास किया कि इसको एस्टैब्लिश किया जाए, लेकिन सब बेकार चला गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्री पार्टी स्ट्रगल फॉर कनौज। कनौज के लिए तीन तरह की पार्टियां कैसे काम की। किंग्स इन नॉर्थ ऑलवेज viewed कनौज एज ए prized possession due to its prime location. All of them wanted to control it. Kannauj was located on the fertile northern plain and the towns located here were rich and enjoy all facilities. उत्तर में जो भी राजा थे वो हमेशा कनौज को एक प्राइजेड पोजेशन के रूप में देखते थे। क्यों? इसका कारण था और सभी चाहते थे कि इस पर हम नियंत्रण करें। कारण ये था कि कनौज जो था एक उपजाऊ उत्तरी मैदान में स्थित था। शहर जो थे यहाँ पर वह बहुत ही धनी थे और सारी सुविधाओं से भरा हुआ था। कनौज जो था गंगा के मैदानी भाग के हार्ट में स्थित था, जहाँ से कनौज को नियंत्रण तक किया जाता था, लेकिन साथ ही साथ वहाँ से पूरे क्षेत्र को भी नियंत्रण कर लिया जाता था। 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक तीन तरह के शक्तियाँ उसमें भिड़े, जिसमें पलाश, गुरजारा पार्थियार, राष्ट्रकूटाज, ये तीनों एक दूसरे जो थे चाहते थे कि हम कनौज पर नियंत्रण करें, लेकिन तीनों पार्टियां जो थी अपना अपना साम्राज्य को स्थापित करने के चक्कर में लड़ाई लड़ती रह गए, संघर्ष करते रह गए। परिणाम हुआ कि तीनों के तीनों कमज़ोर हो गए। आइए एक एक करके देखा जाए। इसमें पलाश का नाम आता है। पाला डायनास्टी को फाउंडर करने वाला गोपाला था, जो 8वीं शताब्दी में किया था। वह एक चुना हुआ राजा था।
और उससे अपना कोई बच्चा नहीं था। उसका साम्राज्य जो था बंगाल और अधिकतर बिहार में से जुड़ा हुआ था। वह इस याबसन जो है 400 साल तक शासन किया और बंगाल में एक अस्थाई सरकार भी दिया। पला राजा जो हुए वे अपने साम्राज्य के लिए कनौज को मिलाने का उतावले थे। गोपाल का बेटा धर्मपाल मेड द डायनास्टी मोर पावरफुल। धर्मपाल जब बना तो वह अधिक शक्तिशाली हुआ। उसने भी कम समय के लिए कनौज पर शासन किया। वह एक ज्ञानी था और एक योग्य शासक था। उसने अपना एक मजबूत आर्मी को रिजर्व किया था और सभी से अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रवत संबंध बनाया हुआ था। उसका बेटा हुआ देवपाला, उसने भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। पला राजा जितने भी हुए वे सभी आर्ट और लिटरेचर के सपोर्टर थे, समर्थक थे। ये लोग नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया। बुद्धिस्ट के जो लर्निंग थे इनको इनकरेज किया। राजा धर्मपाल जो थे एक नए यूनिवर्सिटी को स्थापित किए जिसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो मगध में है। मिड 12th सेंचुरी, मध्य 12वीं शताब्दी में पलाज जो थे सेना डायनास्टी में रिप्लेस हो गए थे। दूसरा आता है प्रतिहार। ये 8वीं शताब्दी में राजस्थान में अवंती एक जगह है जहाँ पर ये अपना पावर चलाते थे। ये बहुत ही छोटा क्लान होता था किंतु धीरे धीरे यह भी बढ़ने लगा। प्रतिहार बहुत कम समय के लिए कनौज पर शासन किए और अंत में ये लोग भी इसे पलाश को खो दिए। राजा मिहिर भोज वह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिहार शासक था जो फिर से अपनी शक्ति को रिकवर किया, फिर से कनौज पर पलाश से दोबारा प्राप्त किया। उसने लगभग 46 साल तक शासन किया। उसका बेटा चला गया है ऊपर। उसका बेटा था महेंद्र पाल। इसने अपने साम्राज्य को आगे तक विस्तार किया। उसका उत्तराधिकारी भी बहुत कमज़ोर हुए और आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने राज्य को रक्षा नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? 1018 में मोहम्मद गजनी जो है प्रतिहार को हराया और वहाँ का शासक बना और इस तरह इस डायनास्टी का अंत हो गया। फिर आता है राष्ट्रकूटाज। यह डायनास्टी उत्तरी पश्चिमी दक्कन में शासन करता था। उसने अपनी राजधानी मालखेड़ में बनाया था। यह क्षेत्र आधुनिक महाराष्ट्र में पड़ता है, सोलापुर के नज़दीक। राष्ट्रकूटाज जो थे 8वीं शताब्दी में दांटी दुर्ग के पावर में आगे बढ़े। ये लोग लगातार दक्षिण में जो भी साम्राज्य था उसके साथ लड़ाई लड़ने लगे। परिणाम क्या हुआ? इस वंशज का मेन एम्बिटियस राजा होते थे। उन लोगों को हमेशा शक्तिशाली डायनास्टियों के साथ हर समय लड़ाई होती रहती थी, जिसका परिणाम हुआ कि पलवाज, पांड्याज एंड द चोलाज ये लगातार अपने में ही लड़ाई लड़ते रह गए और कमज़ोर होते गए। 10वीं शताब्दी आते आते ये लोग चालुक्य के द्वारा अपनी शासन खो बैठे।
पलाश, प्रतिहार और राष्ट्रकूटाज, इस तीनों डायनास्टी का अंत होने का कारण क्या था? ये बुरी तरह से एक पॉलिटिकल उद्देश्य के लिए लड़ते रहे और कमज़ोर होते गए। ये तीनों डायनास्टी बहुत कम समय यानी कि 100 साल के अंतर में ही अपना सब कुछ गंवा दिए। पलाश जो थे चोलाज के द्वारा डराए जाते थे और सेना के द्वारा रिप्लेस कर दिए गए। प्रतिहार जो थे ये कई पार्ट में टूट गए और इन्हीं से राजपूतों का उदय हुआ। राष्ट्रकूटाज जो थे वह चालुक्य में रिप्लेस हो गए। प्रतिहार जो राजपूत बनकर आए वो राजपूत की कहानी बता रहा है। प्राचीन काल में अध्ययन किया जाता है तो उस समय हम लोग राजपूत के बारे में कुछ नहीं सुनते थे। राजपूत क्लेम अपने आप को क्या करते थे? वे लोग समझते थे कि वैदिक टाइम में ये लोग क्षत्रिय वंशज से उदय हुए हैं। ये लोग अपने आप को सूर्यवंशी का और चंद्रवंशी होने का दावा करते हैं। कुछ राजपूत अपने आप को अग्निकुल का पार्ट समझते हैं, लेकिन इतिहासकार जो है राजपूत के बारे में यही विश्वास करते थे कि ये लोग मध्य एशिया ट्राइब के आए हुए हैं। ये लोग शाकाज, कुषाण, हान भारत में जैसे सेटल हुए खून आक्रमणकारी के बाद, उसी तरह से राजपूत भी सेटल हुए। राजपूत शब्द जो है संस्कृत के शब्द राजपुत्र से आता है, जिसका अर्थ होता है राजा का बेटा। The Tomars of Delhi rose to power in the 8th century when they built the city of Thilika. They were a small ruler under the Parthiya, but declared their independence when the Parthiar were weakened by continuous fight. Later their territories were annexed by the Chauhan. दिल्ली का तोमार 8वीं शताब्दी में पावर में आया। उसने ढीलिका महानगर, जिसको हमारे दिल्ली कहते हैं, बनाया। ये लोग छोटे छोटे शासक हुआ करते थे जो प्रतिहार के अंतर्गत आते थे, किंतु ये लोग अपना स्वतंत्र घोषणा किया। जब प्रतिहार लगातार लड़ाई करने के बाद कमज़ोर हो गए, बाद में ये लोग अपना टेरिटोरीज जो है चौहान के द्वारा एनेक्सेड किया था। चौहान को चाहमान के नाम से भी जाना जाता है। यह दिल्ली के चारों ओर के क्षेत्र पर शासन करते थे और अजमेर के पृथ्वीराज चौहान वह सबसे शक्तिशाली चौहान शासक था, जिसने मोहम्मद गोरी को तराइन के लड़ाई में 1191 ईस्वी में हराया था। ठीक एक साल के बाद 1192 में गोरी जो है उससे हराया पृथ्वीराज को, और पृथ्वीराज को फिर से जान से मार भी दिया। गुजरात के सोलंकी जो थे वह गुजरात के चालुक्य के नाम से जाने जाते थे। सीधा राजा सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। दिलवारा टेम्पल जो माउंट आबू में है और सन टेम्पल जो मदुरई में है, ये सोलंकी के द्वारा बनाया गया है। आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर नेक्स्ट पे हम लोग अगले पेज में पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दें, आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आपका चैप्टर ज्योग्राफी में 1 से 3 तक रहेगा और हिस्ट्री में 14-15 से हो सकता है रिलेटेड हो। आप अपना तैयारी करेंगे। थैंक यू।